नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं दशहरे के बाद से ही दिवाली शुरू हो गई है, खासतौर से कर्मचारियों के लिए। हम कह सकते हैं कि सरकार से जो खबरें मिल रही हैं, कर्मचारियों को 4% डीए दिवाली के पहले मिलना शुरू हो जाएगा और इस पूरे मुद्दे पर कह सकते हैं कि कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, क्योंकि 4% डीए के साथ मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को कुल मिलाकर डीए 38% हो जाएगा। अभी तक ये 34% है और मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को ये इसका लाभ मिलेगा। इस पूरे मुद्दे पर सरकार की जहां प्रशंसा होगी, वहीं इस पूरे मामले में जो कमी रह गई है उस पर सरकार को आलोचना के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर अफसरों को इस पूरे 4% डीए में जो सरकार दे सकती है, 8,558 रुपये के आसपास उनको प्रति माह वेतन में लाभ होगा। न्यूनतम जो लाभ होगा वो 620 रुपये प्रति माह वेतन का लाभ होगा। इसके अलावा शिक्षकों को लगभग 1200 रुपये महीने का लाभ होगा न्यूनतम। इस पूरे मुद्दे पर बता दें आपको कि सरकार पर हर माह 104 करोड़ रुपए का बजट पर बोझ आएगा। अगर इसको साल के हिसाब से देखें तो लगभग 1224 करोड़ के आसपास, यानी कह सकते हैं कि 1250 करोड़, 1225 करोड़ के करीब सालाना सरकार पर अतिरिक्त बोझ आएगा। ये सारा मुद्दा है, लेकिन सरकार, हमें लगता है कि अभी से इलेक्शन के मोड पर है। कर्मचारियों के हिसाब से डीए उनको देर से मिल रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार की डीए के साथ राज्यों के कर्मचारियों को डीए मिलने की बात तय हुई थी, लेकिन सरकार ने इस पर देरी की। लेकिन देर से सही, ये दुरुस्त फैसला है। इस पूरे मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं 4 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल आशीष दुबे जी हमारे साथ रहेंगे। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ रहेंगे। विजय रघुवंशी जी हमारे साथ हैं। टेलीफोन लाइन पर रहेंगे नवनीत चतुर्वेदी जी। और इसके अलावा हमारे साथ मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष सक्सेना जी। 4 अतिथि हमारे स्टूडियो में हमारे साथ रहेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं करूंगा सुभाष जी आपके साथ। ये जो सारा मसला है, देर से सही, लेकिन सरकार ने 4% डीए का फैसला ऐसे मौके पर किया है जब त्यौहार सर पर है। दशहरा निकल गया है, अभी औपचारिक घोषणा बाकी है इस पूरे मामले में, लेकिन लोग कह रहे हैं कि दिवाली के पहले ये सारा मसला हल हो जाएगा और 4% डीए सरकार आपको दे देगी। मैं इसमें थोड़ा सा अगर समय है तो मैं ब्रीफ कर देता हूं कि 11 महीने में सरकार ने चौथी बार डीए देने की घोषणा करने जाएगी। वो इसके पहले अक्टूबर 21 में 8% डीए मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिला था। 5 फरवरी 2022 में, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन भी है, तब 11% डीए सरकार ने कर्मचारियों को दिया था। और अभी हम 2 महीने पहले की बात करें, अगस्त में 3% डीए कर्मचारियों को लिए दिया था। और अभी आसन्न है अक्टूबर में, दशहरा चूंकि कल निकल गया है, दिवाली के बीच में 4% आपको डीए मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में इस डीए को मिलाकर 38% डीए मिल जाएगा। 34% डीए आपके पास है। आपकी राय? सरकार ने इसमें देरी तो की है, लेकिन देर से सही एक अच्छा फैसला आपके सामने आया है। आपकी राय? अच्छा फैसला तो हो सकता है, परंतु जो शासन से और कर्मचारी संगठनों के बीच में जो बातचीत तय हुई थी, उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि जब जब केंद्र का जितना बढ़ेगा उतना सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद उन्होंने डीए दिया है। और उसके जो बीच का जो एरियर है हम लोगों का, वो एरियर के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इसके कारण जो है कर्मचारियों का सीधा सीधा जो है लाखों रुपए का नुकसान हुआ है इसमें। जी चलिए, मैं पूछ लेता हूँ विजय रघुवंशी जी, ये जो सारा मसला है, 104 करोड़ रुपए महीने का खर्च, इस पर जो सरकार से वादा हुआ था, सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो मिला है, इस पर आपकी राय? सरकार सने सने जो अपने किए हुए वादे को पूरा करने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन कर्मचारियों में असंतोष इस बात का है कि सरकार थोड़ा सा 2-3 महीने देर से करती है और उसके एरियर के बारे में कोई बात नहीं करती है। तो सरकार अगर देखा जाए तो कर्मचारियों के पैसे से ही उस डीए को
की घोषणा करती है। और हमारा हमेशा ये मानना रहा है कि डीए एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे ही महंगाई बढ़ती है, केंद्र भी बढ़ाता है, उसको निरंतर करना चाहिए। इस डीए के बारे में ना तो किसी विशेष अवसर का इंतजार करना चाहिए, ना कि कोई, जैसा कि आपने शुरू में ही अपनी डिबेट में उल्लेख किया था कि चुनावी मोड पर, तो ऐसे किसी विशेष अवसर का उल्लेख भी अवसर का उपयोग नहीं करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने पिछले कार्यकाल में हमेशा यही कहा था कि नहीं, हमेशा मैं समय पर सारी चीजें दूंगा, कोई चुनाव की बात नहीं होगी, कोई चुनाव के समय नहीं दूंगा। तो मैं ये जानता हूं कि सरकार अगर अपने जो हमारे क्लेम रह गए हैं उनको धीरे धीरे शनि शनि पूरा करने का प्रयास करी तो ये तो स्वागत योग्य है। लेकिन एरियर की बात भी सरकार को करना चाहिए तो कर्मचारियों को संतोष होगा, यही मैं कहना चाहता हूं। विजय जी, इसमें एक बात और है, मेरी सुभाष जी से भी बात रहेगी। मैं एक बहुत ऐसा किस्सा बता रहा हूं जो मेरे साथ घटित हुआ था। पुरानी बात है, अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय की बात है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मैं और अपना एक दोस्त मोटरसाइकिल से जा रहे थे। भोपाल के नादिरा बस स्टैंड पर पुलिस ने हमको पकड़ लिया। कॉलेज में थे तो जाहिर है कि लाइसेंस तो था नहीं हमारे पास। जब हमने पूछा कि क्या किया जाए तो बड़ी भीड़ लगी थी सिपाही के पास। उसने कहा कि आप हमारे साहब के पास चले जाओ और कुछ उनसे बात कर लो। जब उससे अकेले में, चूंकि पहली बार पैसे लेन देन की बात हम कर नहीं पा रहे थे, तो जो साथी हमारा छात्र था उसने बातचीत की सिपाही से और कहा कि 20-25 रुपये ले लीजिए, क्योंकि बात 1982 के आसपास की है। तब उसका जो जवाब था वो बड़ा चौंकाने वाला था। सरकार ने, अर्जुन सिंह की सरकार ने पुलिस कर्मियों का वेतन उसी दिनों, उन दिनों बढ़ाया था। तो उसने कहा कि 25-50 रुपये नहीं चलेंगे, क्योंकि अब हमारा वेतन बढ़ गया है, आपको पैसे भी उसके हिसाब से ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये कि अगर सरकार वेतन बढ़ाती है, सेवा शुल्क बढ़ाती है, सुविधा बढ़ाती है, तो मुझे लगता है कि डीए बढ़ने के साथ, एरियर बढ़ने के साथ, वेतन बढ़ने के साथ क्या सुविधा शुल्क भी बढ़ जाता है। मेरा सिर्फ अघोषित रूप से आपसे ये कहना है कि सारे कर्मचारी एक जैसे नहीं होते, लेकिन आपका वेतन भत्ता बढ़ता है महंगाई के हिसाब से, डीए बढ़ता है, लेकिन जो आम आदमी होता है उसका कोई वेतन भत्ता नहीं बढ़ता है। तो कम से कम जो तथाकथित सुविधा शुल्क होता है, आप अच्छे से जानते हैं उसको, वो जरूर उसमें बढ़ोतरी ना करें। अगर घटाए ना तो कम से कम बढ़ाए भी नहीं। लेकिन मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। ये तो हमने, जैसे रामायण में एक छेपक कथाएं होती है, उस हिसाब से मैंने ये वो किस्सा सुनाया जो मेरे साथ घटित हुआ था। हमारे साथ चर्चा में कर्मचारी अधिकारी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह भी है और हमारे साथी पत्रकार आशीष दुबे जी भी हैं। आशीष दुबे जी और जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे नवनीत चतुर्वेदी जी। जितेंद्र जी, सवाल यह है कि अब पूरा दौर चल रहा है निजीकरण का, कॉर्पोरेट कल्चर की बात हो रही है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन देना सरकार को भारी पड़ता है, भत्ते देना और भी भारी पड़ता है, और फिर जो पेंशन के लोग हैं, जो सेवानिवृत्त आते हैं, उनको पेंशन देना भी बहुत भारी पड़ता है। ऐसे दौर में जब सब लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आम जनता हो, चाहे सरकार हो, क्या ये सब कुछ चीज़ें मिल जाना धन्यवाद की वजह ना हो, लेकिन शिकायत की वजह कम होनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि दौर मुश्किल भरा है। आपकी राय, सरकार को धन्यवाद देना तो चाहे तो जरूर दें, और नहीं तो आलोचना के लिए तो रास्ता खुला है, जो भी कहना चाहें। देखिए राघवन जी, ऐसा है कि स्वाभाविक बात है कि हम भी 27 साल से नौकरी कर रहे हैं, और पहली बार ऐसा हुआ कि 5 मार्च को, थोड़ा सा मैं तारीख स्ट्रिक कर दूं, 5 मार्च मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस है। उस दिन जब 11% महंगाई भत्ते की घोषणा हुई थी तो वाकई में एक ऐतिहासिक कदम था, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार का बदलना हुआ मध्य प्रदेश में, और जैसे ही सरकार बदली उसी सरकार के बदलते के साथ जो कोविड का संक्रमण चला 2 साल, तो हम लोग बहुत पीछे हो गए थे। मतलब मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 12% डीए मिल रहा था और केंद्र ने 31% डीए घोषित कर दिया था। तो एक बड़ी खाई सी बन गई थी। मैं साधुवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए कि आपने अक्टूबर 2021 में 8% डीए की घोषणा की, इंक्रीमेंट खोला, फिर आपने अपने जन्मदिन पे 5% महंगाई भत्ता की बात की, फिर आपने अभी पिछले सितंबर के महीने में 2 या 3 सितंबर को आपने फिर 3% डीए की बात कही। और चूंकि केंद्र सरकार ने अभी पिछले हफ्ते अपने केंद्रीय कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया है, तो उसको देखते हुए आपने बढ़ाया है। जैसे कि मेरे साथी विजय भाई ने जो बोला, ये एक स्टैंडिंग ऑर्डर है, ये कोई सरकार का वो तोहफा नहीं है। अब ये तो स्टैंडिंग जैसे ऑर्डर की अगर बात करेंगे तो फंस जाएंगे आप लोग। स्टैंडिंग ऑर्डर तो इतने हैं कि कर्मचारी अगर उस स्टैंडिंग ऑर्डर की बात करेगा तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों की अवहेलना होती है। उस पर हम जाएंगे तो फिर जन आलोचना की बात शुरू हो जाएगी। बहुत सारी सुविधाएं, सिटीजन चार्टर है मेरे ख्याल से,
उसमें स्टैंडिंग ऑर्डर बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे कर्मचारी उसको पूरा नहीं कर पाते। तो सरकार के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इस पर खुली बात होना चाहिए। जो रॉन्ग साइड है, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे सरकार हो, उनका चालान कटना चाहिए, ये मेरा कहना है। बिल्कुल सरकार गलती करती तो आपने एक विषय उठाया राघवन जी। जी, जो सरकारी सेक्टर है, सरकारी सेक्टर सेफ सेक्टर माना जाता है जी। आज की डेट में। कोई इंजीनियरिंग हुआ, मैं आपको बता दूं कि एक मेरे मित्र अभी एक्सपायर हो गए कोविड से, जी। वित्त विभाग में थे, और उनके बेटे को जब एलडीसी के पद पे नियुक्ति दी गई तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं 80,000 रुपये 90,000 रुपये महीने कमाने वाला कहाँ 22,000 रुपये में आऊंगा। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में आजकल सबसे ज्यादा रोजगार प्राइवेट सेक्टर में है। सरकारी सेक्टर में रोजगार का परसेंटेज क्या है? बिल्कुल 3%। तो आज जो सुविधाएं प्राइवेट सेक्टर में, मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है। तो जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, मैं जैसा कि लौटूंगा, हमने कहा, ये बड़ा मुद्दा है। हालांकि आपके पास कहने को बहुत सारी बातें, मैं दूसरे दौर की बातचीत में समय दूंगा, लेकिन मेरा कहना ये कि चूंकि मेहमान ज्यादा हैं, समय कम रहेगा, तो गागर में सागर भरें। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की आपने बात की, प्राइवेट सेक्टर में बहुत दबा के काम लिया जाता है। उसमें फिर जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, ना ईएल होती, ना सीएल होती, ना ये होता है कि आपको नौकरी से निकालने के पहले कोई बहुत आपको नोटिस मिलेगा या कुछ होगा, वो कहते हैं कल से मत आइए। प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी नहीं होती है। हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में जो अभी पिछले 20 सालों से जो प्राइवेट सेक्टर में जिस प्रकार से युवाओं को आईटी का क्षेत्र हो चाहे कंप्यूटर का क्षेत्र हो, बहुत काफी रोजगार मिले हैं। बिल्कुल, हम सब जानते हैं। सरकारी सेक्टर में मैं बता रहा हूँ कि सरकारी, जैसे हम अब जाते हैं कहीं अपने लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं, तो सब प्रथम प्रायोरिटी ये होती है कि भाई सरकारी सर्विस में होना चाहिए, क्योंकि सरकारी सर्विस को सेफ माना गया है। लेकिन जो वर्तमान में जो स्थितियां चल रही हैं सरकारी सिस्टम में, जैसे अनुकंपा नियुक्ति, वो नहीं, पेंशन था, वो भी सरकार ने बंद कर दिया है। चलिए, तो मैं ये समझता हूं कि प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में अब कोई ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। काम की बात है राघवेंद्र जी, मैं आज बता दूं कि हमारे बहुत सारे निचले वर्ग के लोग हैं, कभी संडे की छुट्टी नहीं मना पाते। वो भोपाल का एक आभा मंडल दिखता है, हमारे भोपाल में भी कर्मचारी बहुत आंखें फोड़ते हैं, लेकिन आज इतवार शनिवार हमारे जो निचले पटवारी हुए, चलिए इस पर ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमारा कर्मचारी जितेंद्र जी, इस पर किसी दिन विस्तार से बात करेंगे। अभी तो अपन फोकस कर रहे हैं एरियर पर, डीए पर और सरकार के बोझ पर, और आपको कितनी राहत मिल रही, कितनी नहीं मिल पा रही, कितनी अपेक्षा उस पर। आशीष जी, 7.5 लाख कर्मचारी अधिकारियों के लिए मुझे लगता है कि दिवाली का जो ये अनाउंसमेंट संभावित है, क्योंकि सरकार ने अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की, लेकिन घोषणा के पहले हल्ला बहुत मच गया। तो सीधा सा मामला ये है कि इस 11 माह में 22% डीए बढ़ा है। ये 4% और जोड़ेंगे तो 26% 11 महीने में डीए। एक कर्ज में डूबी सरकार के लिए ये कितना कठिन फैसला होगा। कर्मचारियों में से कोई भी अगर सरकार के ओहदे पर बैठा था तो वो इस बात को महसूस कर सकता था कि कितनी मुश्किलों में सरकार फैसले कर रही है। हम ये नहीं कहते कि सरकार कोई खैरात दे रही है, ये कर्मचारियों का अधिकार है जो वो देर से दे रही है, लेकिन देर से भी दे रही है तो उसके लिए वो कितनी जगह कटौती कर रही होगी। आपकी राय, ये 4% डीए मिलेगा तो क्या कर्मचारियों की बल्ले बल्ले नहीं होगी, कम से कम इस तंगी के दौर में? देखिए, कर्मचारियों की तो निश्चित तौर पर त्योहार मन जाएगा, मतलब उनका त्योहार जैसा, ये उत्सव जैसी स्थितियां बन रही और वो समान डीए तक आ जाएंगे। लेकिन देखिए, ये तभी सार्थक होगा, कर्मचारियों को मिलना चाहिए, मिलता भी है, मिलता रहा है, आगे भी मिलेगा। चुनाव आते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें और जल्दी जल्दी होंगी। लेकिन इसका असर ये ना हो कि ये जो 1200-1500 करोड़ रुपए जो सरकार के खजाने पे साल का जो खर्च आएगा इससे, उसकी जो भरपाई है वो आम आदमी से होने लगे। देखिए, तो बताइए किससे होगी? वो तो कटेगा तो वो है ना कि खरबूजा छुरी गिरे या छुरी पर खरबूजा, कटना तो जनता को ही है। कटना जनता को। देखिए, मध्य प्रदेश में इसलिए हमने कहा, हमारा पंचलाइन ये है कि कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। हाँ, तो कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, लेकिन दूसरों की फजीहत ना हो, ये सरकार को ध्यान रखना होगा कि एक वर्ग को साधे तो दूसरे वर्ग को परेशानियां ना हो। टैक्स को लेके इतना राजस्व इकट्ठा किया जा रहा है, और जीएसटी और पेट्रोल और डीजल और गैस सिलेंडर पे जिस तरह के टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के भी लगे हुए हैं, और दूसरी चीजें भी जो आय के साधन बढ़ाने के लिए की जा रही हैं, तो ये सब भी तो उसमें कहीं भी कटौती होनी चाहिए। तो सरकार को चाहिए कि वो समान रूप से सबको लाभ दे। कर्मचारियों के डीए का विरोध नहीं है, मिलना चाहिए, लेकिन ये एश्योरेंस भी होना चाहिए कि दूसरे सारे वर्गों का भी त्योहार मने। तो अभी कर्मचारियों का चूंकि एक बड़ा संख्या है, उनका परिवार है, उनका बहुत सारी चीजें हैं, तो ये चुनाव के गणित को प्रभावित करती है। आशीष जी, कल ही पूरे मध्य प्रदेश में धरना और प्रदर्शन होने वाला है जी। तृतीय श्रेणी कर्मचारी कर रहे हैं कि जल्दी से डीए की घोषणा की जाए।
अभी तो आम जनता बेचारी चूंकि एकजुट नहीं है, इसलिए कोई पुरसाने हाल नहीं है। आपने उनका अच्छा मुद्दा उठाया कि कम से कम सरकार उनकी भी चिंता करे, उनकी तो बेचारों की चिंता। और नौकरी की जो बात है, वो जो सरकारी कर्मचारियों की जो नौकरी है वो बहुत सेफ है। ठीक है, नई पीढ़ी उसको नहीं समझ पा रही, लेकिन नई पीढ़ी सरकारी कर्मचारी की नौकरी की उम्र 62 साल है, वो 63 भी हो सकती है। नई पीढ़ी को नौकरी मिल नहीं पा रही, वो समझ तो रही है, नहीं मिल पा रही। सरकारी भर्ती बंद है और वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, 12 से 14 घंटे उनसे काम लिया जाता है और उनकी नौकरी की उम्र कितनी है, 40-42 साल की उम्र से उनको हटाने का खतरा पैदा हो जाता है। उसमें से 10% ऐसे होते हैं जो आगे 60 तक नौकरी कर पाते हैं। उसमें कोई डीए नहीं होता, कोई पेंशन नहीं होती, विसंगतियां हैं। और पेंशन कुछ नहीं है, पेंशन तो अब सरकार में भी नहीं है, लेकिन एक मोटा लाभ और ग्रेच्युटी सब मिलती है, सुरक्षित भविष्य का आश्वासन मिलता है। अभी सरकार की जान पर आने वाला मुद्दा चुनाव आ गया तो पेंशन की तो बात होगी और सरकार को करनी पड़ेगी, नहीं तो कांग्रेस तो पिछले बार की तरह कर देगी कि 2 लाख का कर्जा हम आप सारे किसानों ने वोट दिए और सरकार बन गई। अभी फिर ये होगा कि जो अपने घोषणा पत्र में पेंशन की बात करेगा वोट उधर चले जाएंगे। खैर, ये अलग मुद्दा है। हमारे साथ नवनीत चतुर्वेदी जी टेलीफोन लाइन पर है। नवनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दरअसल सारा मामला 4% संभावित डीए को लेकर है, जो 1-2 दिन में शायद घोषित हो जाएगा, लेकिन उसके पहले तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ ने मौके पर चौका लगा दिया है। वो कल कलेक्ट्रेट ऑफिस तक धरने करने वाले जिले स्तर पर। हो सकता है कि उनके धरने के बाद ये अनाउंसमेंट हो और सारा क्रेडिट वो ले जाएं जो कल धरना करने वाले। आपकी राय, कितना खुश होंगे आप 4% डीए से? मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझसे भी प्रश्न किया और मुझे अपना पक्ष रखने का आपने अवसर प्रदान किया है। मैं महोदय इतना जरूर कहूंगा आपके प्रश्न के उत्तर पे कि तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ या कोई भी कर्मचारी संगठन करे, ये सारे संगठनों का की एकदम आत्यंतिक निजी सबके लिए मांग है। क्रेडिट का सवाल नहीं है, इससे लाभान्वित पूरे प्रदेश के कर्मचारी होंगे। मैं संक्षिप्त में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कर्मचारियों की उक्त मांग को लेकर के समाज और पत्रकारिता की जगत में बनी हुई अवधारणा जो है कि ये कर्मचारी आए दिन, शिक्षक आए दिन जो है तो अपनी मांगों के लेकर के आंदोलन, धरना, प्रदर्शन इत्यादि करते हैं, ये एक पक्ष से देखी हुई बात है। सत्य ये है, अभी आपकी चर्चा को मैं श्रवण कर रहा था कि प्राइवेट सेक्टर, शासकीय सेक्टर ईमानदारी से अगर निष्पक्षता के साथ अगर मूल्यांकन करेंगे, आप अवलोकन करेंगे, तो हमारे शासकीय कर्मचारी, मैं चूंकि शिक्षक हूँ, शिक्षा विभाग से हूँ, 100% अपनी कर्तव्यनिष्ठता के साथ, ईमानदारी के साथ काम करने के बाद अपने घर परिवार, अपने जीवन के संचालन के लिए उचित मूल्यांकन की दृष्टि से ही हम लोग कोई मांग करते हैं। हमारा कभी ये स्वभाव नहीं रहता कि हम आंदोलन का मार्ग अपनाएं, हम कोई संघर्ष करें। हमारा तो ये रहता है, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा सदैव से ये कहा गया है कि जब भी केंद्र सरकार, आपके विचार के प्रवाह को रोक रहा हूं, शिक्षकों को प्रणाम है, हम उनसे कुछ नहीं कहते। ये मैंने जो बात की है वो ओवरऑल की है, उसमें सारे सरकारी कर्मचारी है। शिक्षक तो हम शुरू से उसको गरीब की गाय मानते हैं, तो शिक्षक के मामले में हम ज्यादा नहीं कह रहे, लेकिन मेरा जो कहना था वो कुल मिलाकर मैंने अपना एक निजी तजुर्बा शेयर किया था 1982 का। अब आप अपनी बात पूरी करें। शिक्षक तो पूजनीय है, सबके लिए है और मेरा उनके लिए फिर प्रणाम है। बात पूरी करिए। सेवा में संलग्न है, आप उनके प्रति भी ऐसा मत दृष्टिकोण रखें कि वो ईमानदारी से अपना काम नहीं करते हैं और ये सेवा शुल्क वगैरह का जो मामला है, तालाब की कोई एक मछली पूरे जल को प्रदूषित करती है, ऐसा ही है। 99% हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी लोग समय कम है, लेकिन ये निबंध प्रतियोगिता जैसी बात हो जाएगी। सबको पता है कि जब जो रिटायरमेंट होते तो पेंशन जब मिलती है तो उसमें कितने वो धक्के खाते और कितना पैसा देते हैं। मैं उस पर फिर कभी किसी दिन विस्तार से बात करूंगा। एक एक रेशे हम उगाड़ेंगे तो हमारे ही वस्त्र उतरेंगे। मैं इस पर नहीं जाऊंगा। ये वो नंगा सच है जो सब जानते हैं, हर कर्मचारी, आप भी जानते होंगे, जितेंद्र जी भी, लेकिन कैमरे के सामने स्वीकार करना बहुत बड़ा उसके लिए चाहिए कलेजा। तो आप उस पर मत जाइए, हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि 4% डीए मिलाकर यह 28% हो जाएगा, अभी 26%। क्या ये कितना जरूरी, कितना अच्छा है? अगर अच्छा है तो खुश होइए और शिकायत है तो जरूर करिए। बहुत संक्षेप में, समय की कमी है। प्रत्येक कर्मचारी, शिक्षकों के लिए बढ़ती हुई महंगाई का सामना करने के लिए अगर सरकार इस प्रकार का निर्णय लेती है तो निश्चित रूप से संतोषजनक है। बहुत ज्यादा प्रसन्नता की बात तो नहीं हो सकती है, कारण कि महंगाई की तुलना में ये 4% के बढ़ने वाले महंगाई भत्ते से बहुत ज्यादा तो 11 महीने में, लेकिन जो आंकड़ा हमारे पास है 11 महीने में ये 26% हो जाएगा। नहीं, और अधिक हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अभी 34 लागू है। नहीं, अभी 11 महीने की बात कर रहा हूँ, वैसे तो 38% होगा। हाँ, लेकिन ये 11 महीने में ये
मैं चलिए नवनीत जी, लेकिन मैं बता दूं, एक पुरानी कहावत है, हम सब लोग गांव से जुड़े हुए हैं, शहर वाले लोग भी हैं, कि नई मामा से काना मामा अच्छा होता है। कुछ नहीं मिले तो 4% ही ठीक है। समय की कमी है, मैं कोशिश करूंगा कि आपसे दोबारा अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूं। सुभाष जी, इस पूरे मामले में आपका फाइनल वर्डिक्ट, ये जो मामला है, शिकायतों के तो बोरे भर के शिकायतें होंगी आपकी सरकार से, जरूर करें आप, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर जो कुछ पॉजिटिव चीज हो उसका भी उल्लेख करें, बहुत संक्षेप में। जी, ये डीए की तो बात हो गई है, लेकिन आज एक स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है, ई अटेंडेंस। अब जो है शिक्षकों की और बच्चों की ई अटेंडेंस डेली लगेगी। मतलब हम लोगों को ई अटेंडेंस लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम इसका जो है विरोध तो नहीं कर रहे हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल के नेटवर्क नहीं आता है। दूसरा, स्मार्टफोन ज़्यादातर शिक्षकों के पास नहीं है। स्मार्टफोन कुछ लोगों के पास हो सकते हैं, लेकिन उसके कारण सरकार स्मार्टफोन की व्यवस्था भी करा देगी। हाँ, लेकिन ये नौबत क्यों आई है, इस पर भी आत्मचिंतन मंथन करने की जरूरत है कि आखिर सरकार को इस स्तर तक क्यों जाना पड़ा कि वो ई अटेंडेंस ले, क्योंकि कहीं ना कहीं घपले होंगे। हम लौटेंगे, समय की कमी इसी, परंतु हमारा एक सुझाव है कि ये इसके स्थान पर जो बायोमेट्रिक जो मशीन है वो लगाना चाहिए सरकार को। ये मोबाइल से तो जो है अभी जैसे ट्रांसफर के लिए जो किया था वो ऑनलाइन किया था, तो लेकिन वो नहीं हो पाया, आज तक नहीं हो पाया। और ऐसे ही ई अटेंडेंस का हाल होगा। कह सकते हैं कि बहुत कड़ाई ना करें, थोड़ी सी उदारता बरतें और बायोमेट्रिक वाला सिस्टम लगा दें। ई अटेंडेंस में दिक्कत है, तकनीकी दिक्कत भी है, और उसके साथ साथ अभी इतनी कठोरता ठीक नहीं। मुझे लगता है कि इसके बाद सरकार करे तो ज्यादा अच्छा। रघुवंशी जी, आपकी राय? सर, जैसा कि नवनीत जी ने कहा कि ये संतोषजनक तो हो सकता है, मतलब उसको ज़्यादा उस रूप में नहीं। और जहाँ तक बात है कि सरकार ने 1 साल के अंदर हम लोगों को 11% बढ़ाया है, जैसा कि आपने कहा, तो मैं मानता हूँ उस चीज़ को। लेकिन मैंने शुरू में ये कहा था कि सरकार 11% नहीं 22%, हाँ 22% जो 22% जो बढ़ाया है, तो सरकार ने वो भी स्वागत योग्य है, क्योंकि कोविड के समय जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सभी कर्मचारी संघों और सारे समाज से आग्रह किया था कि कोविड में सभी लोग अपना सहयोग दें, तो कर्मचारियों ने भी उस चीज़ को अपने जो डीए उनका ड्यू था उस बारे में बिल्कुल बात नहीं करी थी। और लेकिन सरकार ने अब उस चीज को जो पेंडिंग रह गया था उसको धीरे धीरे सने सने जब बढ़ा रही है, स्वागत योग्य है। और हम भी आशा करते हैं कि जो हमारा एरिया है कम से कम उसके बारे में बात करें। बाकी सरकार के हर कदम उनकी परिस्थिति के अनुसार वो ले रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जहां तक बात, जैसे आपने कहा था कि तृतीय वर्ग ने डीए के लिए नहीं किया, तृतीय वर्ग की चूंकि जो आंदोलन का ज्ञापन है कम से कम 15 दिन पहले हम लगा चुके थे, और उसमें अन्य मांगे भी हैं, तो हमारा अकेला डीए का नहीं है। अपनी कर्मचारी संगठन है अपने समय सीमा में अपना ज्ञापन देते हैं, तो सरकार के इसका अगर घोषणा 4% की करती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। और आने वाले समय में उसके एरियर के बारे में भी सरकार से संवाद के माध्यम से अपनी वो करेंगे कि भैया एरियर भी दे दीजिए हमको, और धीरे धीरे हम सरकार का सहयोग करते हुए अपने शासकीय कार्यों को संपादित करते रहेंगे। बिल्कुल, ये जो आपने आखिरी की लाइन की है ये ज्यादा महत्वपूर्ण, बाकी तो मांगे सब होती रहती है, लेकिन गागर में सागर आपने भरा है। जितेंद्र जी, आपकी राय? समय बहुत कम बचा है। देखिए राघवन जी, सितंबर 2021 में हमारा प्रदेश का कर्मचारी 12% डीए के साथ वेतन ले रहा था, और हम अक्टूबर 2022 में सब कुछ ठीक ठाक रहा। जिस प्रकार से आज मीडिया में और आप बता रहे हैं जो सरकार की मंशा है, तो हम 38% डीए के साथ अपनी तनख्वाह लेंगे। वाकई में एक इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार साधुवाद मैं देता हूँ। लेकिन कुछ जो हमारे, मैं एक विषय उठाना चाहूँगा कि देखिए, मैं साधुवाद दे रहा हूँ, डीए उन्होंने बराबर किया, लेकिन हमारे जो अन्य मुद्दे हैं, देखिए मुख्य सचिव महोदय को कर्मचारी संगठनों से नियम है कि भाई कम से कम, मैं एक बड़ी पीड़ा के साथ आपके सामने विषय रख रहा हूँ कि 18 साल के भाजपा के सरकार हो गई यहाँ पे, 18 साल की हो गई। 18 साल में सिर्फ 2 बार मुख्य सचिव महोदय ने कर्मचारी संगठनों से संवाद किया है। ये प्रदेश के कर्मचारियों के लिए दुख की पीड़ा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि पूरे सरकार के तंत्र को चलाने वाले जो माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि कर्मचारी हमारे दाहिने हाथ हैं, उनकी व्यथा को सुनने के लिए इस प्रदेश के मुखिया को आधे घंटे समय नहीं है। ये हमारी पीड़ा है। एक चीज बोलूंगा, इसमें कर्मचारी संगठन कमजोर हो गए हैं। कहीं ना कहीं आपको खुद की तरफ देखने की जरूरत है। आखिर ये नौबत क्यों है? क्योंकि कर्मचारी संगठनों की धमक कम हुई है, उनकी लीडरशिप कमजोर हुई है। तो ये इस पर फिर हम किसी दिन, मैंने पहले भी कहा, कई सारे मुद्दे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन एक चीज छूट रही है, वो ये कि पेंशनर जो हैं उनके लिए डीए में अभी कोई प्रावधान नहीं है। सरकार को उस पर भी चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि पेंशनर सबसे असहाय है, उसके पास पेंशन के अलावा कुछ नहीं होता है। आशीष जी, आपकी बहुत संक्षेप में राय। 2-3 मामलों में मैं ये
मेरे पास था कि पेंशनर जिस तरह से परेशान हो रहे हैं, उनकी बात जो कर्मचारी बस संगठन है, 10 उनका अपना 20 सेकंड संगठन है, जी। लेकिन इन संगठनों को भी उनकी बात को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें इतनी परेशानियां हैं आर्थिक, तो उन्हें और ज्यादा होंगी, तो ये चीजें होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अब ये वेतन बढ़ गया है और इसे संतोषजनक ही बताया गया है, तो चलिए ठीक है जो भी है, लेकिन ये कर्मचारी नेता हमारे साथ जो बैठे हैं, सबका अच्छा प्रभाव है कर्मचारियों पे, तो वो एक गुणवत्तापूर्ण सरकारी सेवा का वादा तो कम से कम करें, कि जिससे आम आदमी की फजीहत ना हो। ये सबसे चर्चा के अंत में आशीष जी ने जो बात की वो पूरी चर्चा पर भारी है कि वेतन के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण कामकाज की भी जरूरत है और कर्मचारी नेता इस बात को भी सुनिश्चित करें। मैं सभी मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। नवनीत जी, आपको मौका नहीं मिल पाया, दोबारा कभी जोड़ेंगे तो आपको दोबारा फिर बातचीत का मौका मिलेगा। आपका साधुवाद, टेलीफोन पर आप जुड़े हमसे। आशीष जी आपका भी, जितेंद्र जी आपका भी, विजय जी आपका भी और सुभाष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर 4% डीए की संभावनाएं भोपाल की हवा में तैर रही है। उम्मीद करते हैं कि दिवाली अच्छी बनेगी और कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होगी। बखबर में आज सिर्फ इतना ही।